हाँ जी, नमस्कार साथियों। जीके सीरीज में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज हम एक पॉलिटी की बेहद महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जो आपके आर्मी टीए, आर्मी जीडी, आर्मी रिलेशन, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, इन सब एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। कुल मिला के बात यह है कि आपके जो भी आर्मी से संबंधित एग्जाम है जहाँ पर पॉलिटी पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। और एक तरीके से ये मैराथन तो नहीं कह सकते, पर एक क्लास में कोशिश करूंगा कि पूरा संविधान समेट दूं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने सीधा सीधा पहला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा में महिलाएं सदस्य शामिल थी। भारतीय संविधान सभा में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये पिछली कक्षा में हम जान चुके हैं। ठीक है, तो संविधान सभा में महिलाएं सदस्य कितनी थी, कुल सदस्य कितने थे? कुल थे 389 सदस्य। कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, कुल थे 389 सदस्य। कुल थे 389। उसमें महिलाएं सदस्य कितनी थी? तो महिलाएं सदस्य आपके 15 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्लास खत्म करने की कोशिश करूंगा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान का जनक माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जनक का मतलब होता है पिता, है ना। भारतीय संविधान का पिता, या फिर भारतीय संविधान का जन्मदाता, या फिर जिसने संविधान को बनाया हो। संविधान बनाया किसने? बनाया तो संविधान सभा ने था, लेकिन इसमें संविधान सभा तो ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरे तरीके से कहें तो संविधान सभा ने बनाया था, लेकिन जो निरीक्षण किया था, जो जांचा था, जिसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, वो किसकी रही थी? तो भीमराव अंबेडकर की रही थी। इस वजह से भारतीय संविधान का जनक या भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव और जवाहरलाल नेहरू। तो चार ऑप्शन है आपके सामने। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? सदस्य थे आपके 6+1, यानी कि 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष थे। अब इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो भीमराव अंबेडकर ही थे। इनको और किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संविधान के पिता या भारतीय संविधान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कौन थे? भारत के पहले आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सॉरी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। स्थायी अध्यक्ष भी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, बी एन राव ये भारतीय संविधान के यानी कि संविधान सभा के, या फिर कहें तो आपके संवैधानिक सलाहकार कह सकते हैं इनको। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? बी एन राव, संवैधानिक सलाहकार। और जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे? ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, स्थायी अध्यक्ष भी थे। इसके अलावा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी ध्यान रखना। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे आपके अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, सिन्हा। प्रश्न क्या पूछा था? भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य है भारतीय संविधान के पिता। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष भी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बी एन राव ये क्या थे? ये थे आपके संवैधानिक सलाहकार। जवाहरलाल नेहरू ये क्या थे? ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये क्लियर है? तो चलें आगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है
वो कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? देखिए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 इस दिन क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन भारत आजाद हुआ था। इस दिन भारत आजाद हुआ था। इस दिन भारत आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष, यानी कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? निम्न में से कौन है वो संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष था? संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रथम प्रधानमंत्री थे। भीमराव अम्बेडकर संविधान का पिता कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, इसके अलावा बी एन राव, इनको संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है, या फिर पहले संवैधानिक सलाहकार भी थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक हुई कब थी? पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 के दिन भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि इसमें सबसे बुजुर्ग आदमी है, सबसे सीनियर आदमी, सबसे सम्माननीय आदमी को पहला है वो अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो भी अस्थायी, यानी कि फिक्स नहीं था। फिक्स तो अगली बैठक में किया गया था। किसको किया था? राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्न में से किस देश से उधार ली गई है? यानी कि मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से ग्रहण किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके रूस। ठीक है, रूस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि संविधान बनकर कब तैयार होता? 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर के दिन ही संविधान जो दिवस है वो मनाया जाता है, 26 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया? यानी कि 6 से 14 तक के जो भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ठीक है, तो देखिए इसमें सही आंसर तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। अनुच्छेद 51A में क्या है, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51A, और संविधान का भाग कौन सा? भाग 4A या फिर 4(1), और अनुच्छेद 51(1). इसमें क्या है? तो इसमें आपके मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य प्रारंभ में कितने थे? तो मूल कर्तव्य प्रारंभ में थे आपके, प्रारंभ में 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 11 है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11 है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार को जो मौलिक अधिकार है उनकी सूची से हटा दिया गया है? यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार है वो हटाया गया? यानी कि मूल संविधान में या ये बात कहें कि प्रारंभ में कितने मूल अधिकार थे, तो 7 थे। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, वर्तमान में कितने? 6। तो संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कुल कितने? कुल मूल अधिकार कितने? कुल कुल की अगर हम बात करें प्रारंभ में तो कितने थे? 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 ही है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान से हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न तो ये है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता कौन है? तो प्रश्न में ही दिया हुआ है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की लिखित जो सलाह होती है उस आधार पर अपनी मनमानी से राष्ट्रीय आपात नहीं लागू कर सकते। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात जो लागू कौन करते हैं? आपके राष्ट्रपति करते हैं इसकी घोषणा। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 352 है। और 368 में क्या है? 368 में क्या है आपके? 368 में संवैधानिक संशोधन है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ अध्यक्ष है। अध्यक्ष किसका? लोकसभा का। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, वो क्या दिलाते हैं? राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने की शपथ दिलाते हैं। अगर मैं ये कहूं कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। यानी कि आपस में ही काम चला लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा या भारत के नागरिक? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है? प्रधानमंत्री की। ठीक है, और इसके अलावा अगला प्रश्न, भारत के कौन से राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? मिसाइल मैन के नाम से कौन से राष्ट्रपति जाने जाते हैं? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम या डॉक्टर चंद्रशेखर? इसका सही आंसर क्या होगा? मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो ये आपके 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान पहली बार भारत का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। उस समय प्रधानमंत्री थे आपके जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर देने की कोशिश करें। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है,
एक करंट से रिलेटेड अभी प्रश्न बन सकता है, आपके टीए में हो या रिलेशन में हो या आपकी ऐसे जो आर्मी जीडी है उसमें ये प्रश्न बन सकता है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे। जगदीप धनखड़ ने तो इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में यानी कि कल परसों ही एक नए उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन। तो एक तरीके से राधाकृष्णन पहले थे, वर्तमान में भी राधाकृष्णन है और पहले भी राधाकृष्णन ही थे। ठीक है, दोनों व्यक्ति अलग है लेकिन नाम दोनों का एक ही है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक तत्व किस देश की देन है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व है वो किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व, यहां पे मैं एक प्रश्न और बना देता हूं, मूल अधिकार। मूल अधिकार, मूल अधिकार, देखिए नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। और मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए गए या लिए गए हैं। अगला प्रश्न, 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। 1976 द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976। सीधा सीधा प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान है? ठीक है, संविधान संशोधन है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? इसका आंसर मैंने पिछले प्रश्न में दे दिया, पिछले से पिछले, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। उद्देशिका का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना। उद्देशिका का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1976। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? मूल कर्तव्य, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मूल रूप से कितने मूल कर्तव्य थे? मूल रूप का मतलब क्या है? मूल रूप का मतलब क्या है कि प्रारंभ में कितने मूल कर्तव्य थे? प्रारंभ में मूल कर्तव्य थे आपके 10। कितने थे? 10। तो वर्तमान में कितने? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 11 मूल कर्तव्य है। अभी 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां जोड़ा गया आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 42वां 1976। और वर्तमान में कितने? 11 है। प्रारंभ में कितने थे? 10 थे। और 11वां कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कल को आपको प्रधानमंत्री बनना है, जीत तो आप वार्ड पंच के चुनाव भी नहीं रहे हो, लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आपकी न्यूनतम आयु यानी कि लोकसभा का पहले तो आपको सदस्य बनना होगा, यानी कि लोकसभा जो है भारत की उसके सदस्य बनना होगा। और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी कितनी चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में, यानी कि प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? देखिए, सॉरी अनुच्छेद नहीं, अनुसूची में। पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में आपका संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या है? दूसरी में वेतन भत्ते। ठीक है,
दूसरी में है वेतन भत्ते, वेतन भत्ते। तीसरी में क्या है? तीसरी में है शपथ। चौथी में क्या है? चौथी में आपके राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन या फिर बंटवारा, बंटवारा। ठीक है, एक प्रश्न आपको और पूछता हूं, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? दूसरा प्रश्न, मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं और मूल रूप से कितनी थी? तो मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। बाद में विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा 4 और जोड़ दी गई। तो वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में आपके 8 और 4 कितने हो गए? 12। ठीक है, वर्तमान में, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 12 हो जाएगी, ये +4। ठीक है, और इसमें प्रश्न क्या पूछा है? शपथ का उल्लेख, शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? तो तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, अगला प्रश्न। इससे पहले एक और प्रश्न पूछता हूं आपसे। आपके मन में एक ख्याल या फिर विचार या फिर आप जो सपना देखते हो रात को कि मेरी आर्मी में नौकरी लगेगी, मैं आर्मी में सेलेक्ट हो जाऊंगा, यानी कि फौजी बन जाऊंगा, उसके बाद में मेरी क्या होगी? शादी होगी। ठीक है, बड़े धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ में। तो ये शादी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा भी जा चुका है और पूछे जाने की संभावना भी है। और कोई भी आपको पूछ ले कि भाई तू संविधान पढ़ रहा है, तेरी अभी शादी नहीं हुई है, अगर नहीं होगी तो क्या करेगा? ठीक है, या फिर शादी करने का अधिकार है तेरा, वो कौन से अनुच्छेद में? शादी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आप शादी कर सकते हैं। आपको कोई मना नहीं करने वाला कि भाई शादी क्यों कर रहा है, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है कि भाई शादी क्यों कर रहा है। ठीक है, देखिए मेरी मतलब शादी तो हो चुकी है। जब मैं छोटा था, छोटा तो नहीं, मतलब अभी 2-4 महीने पहले की बात है, मैंने भी सोचा था कि भाई मैं भी 2 शादियां करूंगा। खैर एक शादी हो रखी है, बच्चे भी है, पर मैंने भी सोचा था कि मैं 2 शादियां करूंगा, अगर एक बीवी ने मारा तो दूसरी बचाएगी। लेकिन रात में सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी मार रही थी, है ना? तो शादी करने का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 21। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत, पहली बात तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 74। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, इसका उल्लेख या फिर ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है, 74 में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया? मंत्रिपरिषद का आकार कौन से संविधान संशोधन द्वारा है वो निश्चित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में प्रधानमंत्री होता है मनोनीत, नियुक्त, निर्वाचित या चयनित? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। ठीक है, और गलत भी करके आते हो आप, ज्यादातर मामले में ये प्रश्न गलत हो जाता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है मनोनीत होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है या चयनित होता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त होता है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री, आगे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन चुनना है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में, प्रधानमंत्री लोकसभा द्वारा चुना जाता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग में उसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये और ये तो नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी मैंने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। इससे पहले लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है। पहले तो क्या किया जाता है? लोकसभा द्वारा निर्वाचित होता है और उसके बाद में नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पहली बात तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? पहली बात तो बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बुलाता है आपका राष्ट्रपति।
कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 108 के तहत। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है कि कोई भी असामंजस्य की स्थिति है दोनों सदनों में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में असामंजस्य की स्थिति है, उस समय राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत, और उसकी अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री है, वो कितने समय तक रह सकता है? कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य का मतलब हुआ वो लोकसभा के सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं है, या फिर वो राष्ट्रपति नहीं है। राष्ट्रपति तो खैर अलग बात है, संसद में सदन तो दो ही है, ठीक है। संसद का सदस्य नहीं है, वो कितने समय तक मंत्री रह सकता है? केंद्रीय मंत्री वो भी, ठीक है। तो वो अधिकतम 6 महीने तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एक मैं और लिख देता हूं इसमें, लोकसभा, 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 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का 5 वर्ष और प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष। तो इसमें पूछा क्या? राज्यसभा का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष का हो जाएगा। भारतीय संसद बनती है, यानी कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं, ठीक है। सदन का मतलब होता है घर, यानी कि एक तरीके से 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2 सदन। और अंग कितने होते हैं? अंग का मतलब होता है भाग, यानी कि हिस्सा। कितने होते हैं? 3। 2 सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। अंग कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें पूछा है भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से? बिल्कुल नहीं बनती। लोकसभा, विधानसभा और प्रधानमंत्री से इससे भी नहीं बनेगी। विधानसभा का संबंध आपके राज्य से है। लोकसभा और प्रधानमंत्री से इससे भी नहीं बनेगी। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका सीधे सीधा आंसर है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो कितनी बार होना? 3 बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु तक तय की गई है। ये मैं अभी बता चुका हूँ। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष, ठीक है। लोकसभा की कितनी है? 25 वर्ष है, ठीक है। और वोट देने की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। ये आपके मत देने का अधिकार है, यानी कि जो आप मत देते हो, वोट देते हो, उसकी आयु कितनी है? 18 वर्ष है, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी पॉलिटी की क्लास। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।